सिंपल से सिंपल भाषा में बोलूँ, आपने बड़े बड़े ज्ञानियों से सुबह सुना काफ़ी अच्छी अच्छी बातें। वो अच्छी बातें तो मुझे मालूम नहीं है, आज बहुत अच्छा ज्ञान मिला मुझे। बट मैं पिछले 20 सालों में हम लोगों ने नीम के बारे में क्या किया और वुमेन पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ावा दिया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँ। हालांकि हमने बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनाया है, बट कोशिश करी है कि वुमेन पार्टिसिपेशन को उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए कि आने वाले टाइम पे वो माइक्रो लेवल पे या एसएमईज लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप में भागीदार हो सके। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तकरीबन 40% यहाँ पे महिलाएं हैं, विच इज़ अ गुड सक्सेस दैट वुमेन्स आर कमिंग फोर्थ टू पार्टिसिपेट इन इवन इन टेक्निकल सेशंस, और वो चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर बने। मेरी बेटी भी चाहती है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं। तो एक मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई लेडी आती है और बोलती है कि मुझे बिजनेस वूमेन बनना है। तो नीम के बारे में ऐसे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का एक प्रोग्राम है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, कॉल्ड रीजनल नेटवर्क ऑन पेस्टिसाइड फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। एक यूएन का संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें 17 कंट्रीज हैं एशिया और पैसिफिक में, जिसमें इंडिया और चाइना दो बड़ी कंट्रीज हैं। अगर हम दोनों की पॉपुलेशन को इकट्ठा कर दिया जाए तो तकरीबन 50% जनसंख्या जो वर्ल्ड की है वो इस नेटवर्क के अंदर आ चुकी है। तो इस नेटवर्क का उद्देश्य है कि पेस्टिसाइड के बारे में जागरूक किया जाए लोगों को। जब हमने स्टार्ट किया था तो इस प्रोग्राम को हमने 17 कंट्रीज को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया था। एक बहुत डेवलप्ड कंट्रीज, मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। उसका उद्देश्य ये था कि जहाँ पे जैसे चाइना और इंडिया है उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी थी कि वो खुद पेस्टिसाइड बना सकें, यूज़ कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें। और मीडियम लेवल के जो कंट्रीज थी वो सिर्फ इंपोर्ट कर सकती थी, पेस्टिसाइड इंपोर्ट किया, यूज़ किया। और एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, बेसिकली वो ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड्स के ऊपर यूज़ होती थी, बट हमने उनको बढ़ावा दिया कि आप पेस्टिसाइड करना यूज़ करें। ये बात मैं बता रहा हूँ 90 दशक की, जब ये लोग हम लोग पेस्टिसाइड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हम चाहते थे कि हमारी पैदावार बढ़े और फसलें अच्छी से अच्छी यील्ड दें। तो हम लोग रैम्पेंटली बिना सोचे समझे केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कते थे। बट हमने सोचा कि अगर हम ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड लेंगे तो उसके अंदर कई सारे सॉल्वेंट्स डालने पड़ते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, जो एनवायरनमेंट में जाके नष्ट नहीं होते हैं, तो वो रेजिड्यू के फॉर्म में एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करते रहते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजीज डेवलप करी और हमने वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन बनाई सिर्फ पानी से। हालांकि पेस्टिसाइड्स पानी में घुलते नहीं हैं, बट हमने टेक्नोलॉजीज डेवलप करी और वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशंस बनाई जो इको फ्रेंडली और यूज़र फ्रेंडली रही। तो वो काफ़ी अच्छी प्रचलित हुई, जिससे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित हुई और उनका एक्सपोर्ट बढ़ा। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो इंडिया में थी वो आज ग्लोबल लेवल पे खड़ी हो गई हैं। That's a contribution of the UNIDO to this Indian pesticide industry. As well as in the China also, they have developed तकरीबन 150 के करीब टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं जो वर्ल्ड ओवर प्रचलित हो चुकी हैं, ये वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशंस। बट फिर हमने सोचा कि अगर ये सारे केमिकल अभी भी शुरू करे जाएं, प्रॉब्लम फिर वही है कि कंटेमिनेशन है, टॉक्सिसिटी है, फार्मर जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, हमारे पास 8 टेक्निकल कोऑर्डिनेटर यूनिट हैं। एक टेक्निकल कोऑर्डिनेटर यूनिट को बोलते हैं पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के बारे में। जब पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो लोगों को पता नहीं होता कि पेस्टिसाइड्स कैसे छिड़का जाए। एक नैपसेक लगाया, पंप लगाया और पंप किया और चलना शुरू कर दिया। जब आप पेस्टिसाइड छिड़कते हैं जनरली टेंडेंसी होती है कि आप आगे चलते हैं, आपने छिड़का और उसके अंदर चले गए, तो यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द पेस्टिसाइड। इमीडिएटली विद इन ए सेकेंड यू आर एक्सपोज्ड। और दूसरा, आपका पंप है कभी लीक कर रहा है तो यू इट ऑल गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द लोअर एब्डोमेन व्हिच इज द मोर एब्जॉर्प्टिव पार्ट। क्या होता है कि लॉन्ग रन में इट गिव्स काफ़ी दुष्परिणाम है, जिसके कई बार लोग इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं उससे।
तो फिर हमने सोचा कि इसके अलावा जब पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तकरीबन 99% पेस्टिसाइड कभी टारगेट पे पहुंचता ही नहीं, सिर्फ 1% पहुंचता है, 99% तो पेस्टिसाइड वेस्ट हो रहा है। अगर हम उस पेस्टिसाइड को किसी तरह एप्लीकेशन एफिशिएंसी को बढ़ा लें तो हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो सकते हैं पेस्टिसाइड प्रोडक्शन और यूसेज में। तो एक हमारा प्रयास ये भी था कि हम कैसे पेस्टिसाइड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें और इम्प्रूव करें, जिससे हमारी एप्लीकेशन बेटर हो पाए और दुष्परिणाम ना हो। बट उसके बाद भी सोचा कि ये भी काफ़ी हद तक सफल नहीं हो पाएगा, अगर वाई नॉट वी शुड गो फॉर ए प्रोडक्ट विच इज़ सेफर, बायोडिग्रेडेबल, वातावरण में जाए, अपना काम करे और नष्ट हो जाए। तो उस उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए हमने ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना शुरू करा कि केमिकल पेस्टिसाइड्स के अलावा हम दूसरे पेस्टिसाइड कहाँ से लाएं, ये उत्पत्ति हुई नीम के यूज़ करने की। ये सिंपल स्लाइड है, आई थिंक सभी को मालूम है। जब हम पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर करते हैं तो 3 चीज़ें चाहिए हमें, एक सीड चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पानी, और तीसरी चीज़ है पेस्टिसाइड। अगर आपने अपनी फसल को बचाना है तो पेस्टिसाइड का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन किसान का होता है पेस्टिसाइड्स को खरीदने में और यूज़ करने में। तो तकरीबन फार्मर्स क्या करता है कि सोचता है कि मैं पेस्टिसाइड ना ही इस्तेमाल करूं तो शायद मेरी 30% बचत हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। जनरली फार्मर लोन लेता है और एप्लीकेशन करता है, एट द एंड उसकी क्रॉप फेल हो जाती है, जिसके कारणवश कई बार आपने सुना हो कि फार्मर्स आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लोन ले लेते हैं वो लोग और फसल नष्ट होने की वजह से, चाहे वो पेस्टिसाइड की वजह से हो या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, फार्मर्स को नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कॉटन, तकरीबन 1 लाख की पेस्टिसाइड इस्तेमाल होती है। अगर वो 1 लाख पेस्टिसाइड खरीदने के लिए पैसा लेता है और उसकी क्रॉप फेल हो जाए तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता है कि वो आत्महत्या ना करें। आपने कई बार सुना है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ चिली, हम लोग तकरीबन 18 राउंड पेस्टिसाइड के छिड़काव करते हैं 6 महीने के अंदर, और एट द एंड हमारी टेबल पे वो हम लोग राह खाते हैं, बिना उसको सब्जी बनाए, और ऐसे सलाद हम लोग मिर्ची को खाते हैं। तो कितना पेस्टिसाइड हम अंदर ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। आज सुबह ही बताया था कि कैंसर ट्रेन्स चल रही हैं पंजाब के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें पेस्टिसाइड्स जब हम छिड़कते हैं तो पेस्टिसाइड छिड़कने पे क्या मैंने बताया तकरीबन 99% तो वो फसल के ऊपर आता नहीं है। वो क्या करता है कि नीचे चला जाता है, या अगर वो बहुत फाइन पार्टिकल है तो उनके एटमॉस्फेयर में जाता है और वापस बारिश से पानी के साथ फिर वापस ज़मीन पे आता है। तो अल्टीमेटली वो लीचिंग होके ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। जो पानी हम लोग पीते हैं इट्स कंटेमिनेटेड विद इंसेक्टिसाइड। अगर यही इंसेक्टिसाइड ना छिड़क के अगर हम ऑल्टरनेटिव कोई और पेस्टिसाइड लें तो इससे बचाव हो सकता है। नेक्स्ट, पॉप्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये वो पेस्टिसाइड हैं जो हमारे वातावरण के अंदर सालों रहते हैं और अपना दुष्प्रभाव दिखाते चले जाते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से, ओशन के थ्रू, टेरेस जमीन के थ्रू, या एनिमल के माइग्रेशन के थ्रू भी एक कोने से बढ़ के दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, डीडीटी कनाडा में कभी यूज़ नहीं करी गई। आज डीडीटी सिर्फ इंडिया के अंदर बनती है, बट डीडीटी के अवशेष कनाडा में पाए गए। तो वो कैसे गई? एटमॉस्फेयर के थ्रू गई, ओशन के थ्रू गई, या एनिमल माइग्रेशन के थ्रू गई। तो ये पेस्टिसाइड्स के दुष्प्रभाव हैं जिसको अब हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर इग्नोर नहीं पर हम एक ये भी है कि हम पेस्टिसाइड के अलावा और कोई हमारे पास चारा भी नहीं है अगर अपनी फसलों को बचाना है। नेक्स्ट प्लीज। तो इन नेचर क्या होता है कि जब हम फूड चेन में देखते हैं फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़कता है, उसको गाय खाती है तो वो पेस्टिसाइड भी साथ में ले लेती है, तो उसका बायोमैग्निफिकेशन होता है
अल्टीमेटली हम लोग जब उसकी फसलों को खाते हैं या एनिमल को खाते हैं जो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं पेस्टिसाइड, तो ये बायोमैग्निफिकेशन हमारी एडिपोज टिश्यू में, फैटी बॉडीज में इकट्ठा हो जाता है। मदर्स मिल्क के अंदर सबसे पहले आता है, और जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहला एक्सपोजर उनको पेस्टिसाइड का डे 1 में होता है, जब मदर्स मिल्क को वो फीड करता है। तो ये दुष्परिणाम है पेस्टिसाइड्स के। अब ये क्या है कि मैंने ये बताया कि पेस्टिसाइड देखता नहीं है कि कहाँ छिड़काव हो रहा है। हम लोग छिड़कना चाहते हैं कि कीटों को मारें, बट वो कीटों को नहीं, कीटों को जो खाने वाले और जानवर हैं या प्रेडेटर हैं, पैरासाइट्स हैं या इको फ्रेंडली बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जैसे हनी बी वगैरह है या सिल्क वॉर्म है, उनको भी मार देता है। ये ड्रिफ्ट के थ्रू इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाके वापस लौट के आता है, रेजिड्यूज बनते हैं फूड के अंदर, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, ये मैंने बता दिया, और लंबे समय में ये एक्यूट या क्रॉनिक टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। सुबह से ये चर्चा हो रही है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, आई नॉट टॉक अबाउट दिस वेरी मच, बट लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट बट वन, इसके रिजल्ट में नए पेस्ट आते हैं, हेल्थ रिस्क होते हैं ह्यूमन हेल्थ बॉडी में, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा कि इन जो नए पेस्ट आते हैं इनके लिए नए पेस्टिसाइड चाहिए, क्योंकि पुराने पेस्टिसाइड नए पेस्ट के ऊपर अपना असर कम डालते हैं। तो अगर नए पेस्टिसाइड डालूं तो बड़ा मुश्किल है। अगर हम क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं कि उसके साथ चलें, उसको करें, तो क्या है कि हमारे को फार्मर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाएं या कोई ऑल्टरनेट पैकेजेस लाएं तो उसको अडॉप्ट करें। जब तक वो फार्मर्स उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए हमेशा एक चैलेंज रहेगा, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं, जो रिसोर्स पुअर फार्मर्स हैं, जो टोटली डिपेंड करते हैं एनजीओज की सलाह पे या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की सलाह पे कि वो क्या करें। तो उनको लिए हम लोगों ने जब ये 20 साल पहले नीम का प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो उस समय हमने काफ़ी बड़ा नेटवर्क सुंदरबन एरिया में बनाया था, जो काफ़ी हद तक सफल रहा और फार्मर्स ने बहुत खुले दिल से उसको अडॉप्ट किया था। तो उसको हमने स्पेशली हमने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही बढ़ावा दिया था कि वो कैसे करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारे पास ये अल्टरनेटिव क्या, अगर हमने कोई अल्टरनेटिव केमिकल के लिए देखना है तो उसके लिए कौन सा अल्टरनेटिव कैसे सेलेक्ट करें। नेक्स्ट, वो पेस्टिसाइड या वो केमिकल या वो प्रोडक्ट हम देखें जो वातावरण में परसिस्ट ना करे, लंबे समय तक ना रहे, अपना काम करे और नष्ट हो जाए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो वातावरण या क्लाइमेट के अंदर नहीं रहना चाहिए। वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ होना चाहिए, अनलाइक केमिकल पेस्टिसाइड्स, एंड सेफ टू द नॉन टारगेट फौना एंड फ्लोरा। जो हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम खरपतवार के लिए वीडीसाइड यूज करते हैं, अगर वो वीडीसाइड वीड्स के ऊपर ना गिर के फसल के ऊपर गिरेगा तो फसल को जला देगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये कोई रेजिड्यूज नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि चिलीज़ के बारे में, मिर्च के बारे में, जिसके ऊपर काफ़ी रेजिड्यूज होते हैं, फ्रूट्स के ऊपर काफ़ी रेजिड्यूज होते हैं, तो ऐसा रेजिड्यूज भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जो कंज्यूम करें दैट शुड बी सेफ टू अस। और एट द सेम टाइम जब हम लोग कोई भी नया अल्टरनेटिव लाएं, वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हमारी जेब के अनुसार होना चाहिए। कोई भी फार्मर आपसे कोई नया पेस्टिसाइड नहीं खरीदेगा या नया अल्टरनेटिव नहीं खरीदेगा अगर उसको वो सस्ता नहीं मिलेगा या कॉम्पिटिटिव प्राइस में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस ऑप्शंस जो हम लोग अल्टरनेटिव्स के रूप में यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसको बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं, जो वातावरण में या इस जगह में, नेचर में अवेलेबल है। बैक्टीरिया अवेलेबल होता है सॉइल के अंदर,
फंजाई अवेलेबल है, वायरस है, नेमेटोड्स हैं, नीम है, पायरेथ्रम है और कई और हैं। मैं इन सबको छोड़ता हुआ सिर्फ नीम के बारे में बोलूँगा। नीम आप सभी को लोग जानते हैं, नीम भारत में ही जन्मा है। भारत में बहुत जगह फैला हुआ है, तकरीबन 20 से 25 मिलियन नीम ट्रीज इस देश में लगे हैं अनऑर्गेनाइज्ड में। और हमारा प्रयास रहा था कि जब हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था तो डॉक्टर दत्ता ने मुझे लेके गए कि दिखाइए नीम, तो ही कुड नॉट शो मी ए सिंगल नीम ट्री इन दिस 24 परगनास के अंदर। तो उस दिन ये भी बड़े परेशान और मैं भी बड़ा परेशान कि क्या करेंगे इस आपके साथ यहाँ पे काम करके। बट आई एम वेरी हैप्पी, आज हजारों की संख्या पे नीम है इस 24 परगनास में एंड फार्मर्स आर यूजिंग वेरी हैप्पी। अब ये बायोपेस्टिसाइड ऐड वन थिंग, जब इन्होंने अभी ऐसा एक्सपीरियंस बोला, एट दैट टाइम ऑल ऑफ अ सडन वी थॉट कि हम लोग कैसे पता लगाएं कितना नीम ट्री है। तो हम लोगों को अचानक ही किसने ये आइडिया दिया, हमने स्कूल में एक शीट में हमने लिख के हर क्लास में दे दिया। तो स्कूल का हर स्टूडेंट नेक्स्ट डे हमको वो शीट में लिख कर आया कि उसके घर के पास कितना नीम ट्रीज है। तो उस वजह से हमको पता चला इस पूरे एरिया में वी कुड गेट thousands. That was a marvelous technique we adopted because in one go we can approach 400-500 students. तो जो अपने घर जाके अगर 500 बच्चों में से 400 बच्चे ही वापस इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, अगर एक के घर में एक है तो 400 ट्रीज तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए इन वन डे इटसेल्फ। एंड इफ यू सर्कुलेट दिस इंफॉर्मेशन इन द होल डिस्ट्रिक्ट तो आपको ये इन्वेंट्री बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए। इट वॉज ए रियली गुड सेट एग्जाम्पल। आई हेड्स ऑफ टू दिस दत्ता से पूरा तो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यू नो। तो बेसिकली अगर आप बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में देखें, हालांकि इसका प्रचलन अब पूरे विश्व में हो चुका है। यूएसए, कनाडा या मेक्सिको में काफ़ी हद तक इसकी प्रचलन है। इंडिया के अंदर हालांकि नीम है बट प्रचलन बहुत कम है, बट काफ़ी हद तक हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मेरे नेटवर्क के अंदर चाइना, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन देशों के अंदर हमने नीम का बढ़ावा दिया है और इसको आईपीएम प्रैक्टिस के अंदर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर इसको डाल दिया गया है। ऑलरेडी ये प्रैक्टिस होना शुरू हो गया है। अगर इसकी मार्केट देखें नेक्स्ट, तकरीबन एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के अंदर 2017 में तकरीबन 5100 करोड़ रुपए का बिजनेस होता था, जो हम लोग समझ रहे हैं तकरीबन 32,000 करोड़ को पार कर जाएगा 2025, which is far more than the chemical rate of growth. केमिकल इंसेक्टिसाइड का ग्रोथ रेट तकरीबन 7 से 8% है और जो पेस्टिसाइड्स का, बायोपेस्टिसाइड्स का, नीम का मार्केट है तकरीबन 16 से 17% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहा है, विच इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि आने वाले समय नीम या और बायोपेस्टिसाइड्स का है। तो हम लोगों को चाहिए, आप सभी लोग आगे आएं और इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। इस टेक्नोलॉजी में हमने किया क्या है, बेसिकली हम लोग नीम क्यों कहते हैं कि सिर्फ नीम ही लें, क्यों ना और लें नीम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नीम की प्रॉपर्टीज बहुत है, आप कुछ भी मांग लीजिए नीम से, हर चीज देने को तैयार है। इज ए गुड वायरिसाइड, वायरस को मार देता है। आप बोलेंगे वायरस मारता है तो कोविड को क्यों नहीं मारा? हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट, बिकॉज इट वाज ए पेंडेमिक। हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते थे, हालांकि अभी शायद रिसर्च शुरू हो चुकी है कि नीम ऐसे गुड वायरिसाइड, व्हाई नॉट इट शुड बी यूज ऐसे माउथ गार्गलिंग करके आप वायरस लोड को कम कर पाए। बैक्टीरिया के लिए काफ़ी अच्छा है। नीम का दातुन करते हैं, किसी आपने बुजुर्ग को देखा जो नीम का दातुन करता है उसके दांत में कभी कैविटी हो? आप किसी बच्चे को सिटी में देख लीजिए, 10 साल में कैविटी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वी डिपेंड ऑन केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट।
But neem has a property to kill your virus, bacteria, or is a good mouth freshener, a good toothpaste. एंशियंट मेडिसिन में यूज होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में है, मॉडर्न मेडिसिन में है, टॉयलेटरीज में है, कॉस्मेटिक्स में है, एग्रीकल्चर में, सिल्वीकल्चर में करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में इसका काफ़ी अच्छा प्रचलन है। इसकी नाइट्रोजन एफिशिएंसी में भी यूज़ करते हैं। आजकल तो आपने सुना होगा यूरिया, नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल हो रहा है। नीम कोटेड यूरिया बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग जब नीम की कोटिंग कर देते हैं यूरिया के ऊपर, तो यूरिया का में से नाइट्रोजन का रिलीज होना चेक हो जाता है। तो जो यूरिया का नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और ऑफ कोर्स मेडिसिन में मैंने बताया कि नीम को DRDO ने, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ऐसे एंटी फर्टिलिटी भी पाया है, इसके एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टी भी पाई है एज ए गुड स्पर्मिसाइड। वेटनरी साइंस में भी काफ़ी प्रचलन है। बट क्रॉप प्रोटेक्शन में मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आगे क्या किया। ये तो बता दिया, आगे चलिए। अब नीम बेस्ड बेसिकली हम लोग, इसकी एडवांटेज क्या है कि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत है, जहाँ जाइए आपको नीम मिल जाता है। तो नीम से आप रॉ मटेरियल लेके उसका पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं। ये फार्मर्स और कंज्यूमर के लिए सेफ, बिकॉज इट्स ए नेचुरल प्रोडक्ट, कुदरत ने दिया है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। हालांकि हमने इसकी टॉक्सिसिटी कराई है और इसको पाया है कि इसके लिए ह्यूमन बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक है। नेक्स्ट, अच्छा एक पीछे, अनलाइक केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड, नीम इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल्स। तकरीबन 140 केमिकल इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से 2 डजन केमिकल हैं, तकरीबन 24 से 25 केमिकल हैं जो इसके लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। It could be an insecticide, it could be an insect growth regulator, anti-fident deterrent। कि इंसेक्ट जब हम नीम छिड़क देते हैं तो इंसेक्ट अगर आ भी जाता है पौधे के ऊपर तो वो मरता नहीं, वो मरेगा नहीं, बट वो खाएगा भी नहीं, या वो वहां से हट जाएगा। नेक्स्ट, अब इस दौरान जो हमने पद्धति बनाई थी वो बहुत सिंपल है कि हम क्वालिटी ऑफ नीम सीड्स कलेक्ट करें, उसको कैसे ड्राई करें, उसको कैसे स्टोर करें और उससे कैसे पेस्टिसाइड बनाएं। उस पद्धति को हमने फार्मर्स में प्रचलित किया। तकरीबन 400 से ऊपर ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए इस सुंदरबन एरिया में, और तकरीबन 17,000 से ऊपर मैन डेज का जनरेशन किया for rural women and rural youth के लिए, which was a good contribution that we generated employment for ladies as well as for the youth. Next, ये जब हमने ये प्रोजेक्ट किया था तो ये प्रोजेक्ट को हमने 2 NGOs के साथ चलाया था। एक VIP और नीम फाउंडेशन है जो नागपुर में है। तो इस 2 सेंटर्स में हमने नीम बनाने के लिए, पेस्टिसाइड बनाने के लिए मशीनरीज भी लगाई थी। हालांकि हमने फार्मर्स को बताया कि वो घर बैठे अपने आप खुद भी पेस्टिसाइड बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जो नहीं बना सकते, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ VIB टू गेट द पेस्टिसाइड्स मेड आउट ऑफ द नीम सीड्स। तो फार्मर्स को अपने खेत पे लाके उनके साथ इंटरेक्शन करके उनको बताया गया, लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लेडीज़ को बढ़ावा दिया कि आप नीम सीड्स कलेक्ट करें। मैं बताऊं, जब हमने नीम सीड शुरू किया तो 50 पैसे किलो में खरीदा इन ए साइंटिफिक वे मैनर, और आज की डेट में 30 रुपये से ऊपर किलो भी नहीं मिलता, क्योंकि वुमेन इन द विलेज, द यूथ इन द विलेज हैज अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ नीम। वो चाहते हैं कि उनको उस पैसे का सही इस्तेमाल मिले, जो वो नीम सीड इकट्ठा करते हैं और साइंटिफिक तरीके से करते हैं। तो इट बिकम्स ए गुड माइक्रो लेवल एंटरप्रेन्योरशिप एट द विलेज लेवल टू कलेक्ट सीड एंड प्रोसेस इट। आगे चलिए। तो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी फार्मर आपकी नई पेस्टिसाइड को नहीं इस्तेमाल करेगा या नहीं लेगा जब तक आप उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करके नहीं दिखाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने फार्मर के साथ मीटिंग्स करी शाम के समय में जाके,
और उनको बताया कि हम आपके फील्ड के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशंस करना चाहते हैं। तो फार्मर शुरू में बोला मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों अपने क्रॉप को रिस्क पे रखूं, और मेरी क्रॉप फेल हो गई तो आप तो भाग जाएंगे। तो वी प्रॉमिस देम कि हम लोग अगर आपकी क्रॉप फेल हो जाती है तो वी विल पे यू बैक, जो भी खर्चा आएगा आपको वापस करा जाएगा। बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तकरीबन हमने 2000 के करीब डिमॉन्स्ट्रेशंस करी और एक भी क्रॉप फेल नहीं की। इस डिमॉन्स्ट्रेशन का फायदा ये हुआ कि जिस विलेज में हमने एक डिमॉन्स्ट्रेशन करा और जब वो सक्सेसफुल हुआ, इट स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर, पूरा गांव उसको अडॉप्ट कर लिया। मैं सबसे नज़दीक में कमालपुर है, इस पूरे विलेज को हमने नीम विलेज बनाया, जिसके अंदर फार्मर्स ने पेस्टिसाइड छोड़ दिए और सिर्फ नीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनकी यील्ड बढ़ी, लेडीज़ का इनकम बढ़ा, रूरल यूथ फालतू नहीं घूमे, उन्होंने अपने इनकम जनरेशन शुरू कर दिया नीम सीड्स कलेक्ट करके, और फार्मर्स ने नीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंड दे वी इनकरेज लेडीज टू गो फॉर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन बिकॉज दीज आर सेफ पेस्टिसाइड्स अनलाइक केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो लेडीज पार्टिसिपेशन इन द एग्रीकल्चर हैज बीन प्रमोटेड, एंटरप्रेन्योरशिप में उनको भागीदार बनाया। आगे ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, तकरीबन मैंने बताया कि 10,000 से ज़्यादा फार्मर्स को हमने ट्रेन किया। ये देखिए, जब हम लोग नीम सीड्स कलेक्ट करते थे तो लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ इनके अंदर, एंड दिस ग्रुप्स आर स्टिल वर्किंग एंड दे आर गेटिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। आगे, और नीम, जैसे मैंने बताया कि इस एरिया में नीम की नंबर्स कम थे, तो डॉक्टर दत्ता, मिसेस दत्ता ने टिश्यू कल्चर टेक्निक अपनाई और नीम को बढ़ावा दिया। ये उसका एक एग्जांपल है, तो टिश्यू कल्चर से और नीम को इस एरिया में लगाया गया। दिस इज वन ऑफ द सेट एग्जांपल अंडर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, अब ये एग्जांपल है भिंडी के ऊपर। तो ये देखिए, दो अलग अलग पिक्चर्स हैं, अगर आप देखें, ये और ये जो है पैदावार है केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स की, दूसरी नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स छिड़काव करी हुई है। आप खुद भी देख सकते हैं कि ये वायरस डिजीज नीम भिंडी के ऊपर है और वो फ्री फ्रॉम डिजीज। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव आइडेंटिफाइड नीम एज ए गुड फंजीसाइड। इट वाज नेवर रिपोर्टेड नीम कुड बी ए गुड फंजीसाइड। नेक्स्ट, this is the, I think, viral infection. Yes, viral infection, Tumru viral. So ये जो मैं अब कुछ फसलें दिखाना चाहता हूँ जो बनाई गई। फॉर एग्जांपल, ये नीम ट्रीटेड भिंडी है और ये केमिकल ट्रीटेड भिंडी है। नेचुरली यू विल गो फॉर द वन व्हिच इज हैविंग गुड क्वालिटी स्ट्रेट भिंडी रादर देन ए डिजीज इन्फेक्टेड, और वो टेढ़ी भिंडी होती है। इसमें फार्मर को फ़ायदा ये हुआ, तकरीबन 2 से 2.5 गुना बेटर प्राइस पे उनकी मार्केट में ये भिंडी बिकी। तो दैट गिव्स ए बूस्टिंग इफेक्ट टू द फार्मर्स टू गो फॉर नीम बेस्ड कल्टीवेशन। नेक्स्ट, हम लोग इसकी सक्सेस को देखते हुए भारत से बाहर गए थ्रू यूनिडो, और हम लोगों ने चाइना के अंदर जहाँ कभी नीम नहीं होगा एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है। विद इन 5 years we have planted 20 million neem trees, almost equal to the population we have in India. Next, ये देखिए, तकरीबन 2003 के अंदर, because this is a area called Yunnan province close to the Arunachal Pradesh, which has climatic conditions similar to the Indian conditions, where neem would be grown. We identified that particular province to start our plantation. तो देखिए, 2 साल के अंदर the barren land has become a totally green with neem, और it has boosted. Now China ने काफ़ी अच्छी मार्केट अफ्रीका के अंदर कैप्चर कर लिए है। किसान, most of the industry in China, neem based industry is run by ladies. Why, if Chinese could do it, why not India, which is a homeland of neem? Why not ladies should come forward and do the entrepreneurship using the neem based pesticide, because this is not a chemical pesticide, it is benign, it is very safe. Next, इसके बाद हम लोग
ने सोचा कि शायद अफ्रीका में भी जाया जाए। वहाँ पे नीम ऑलरेडी इस्टेब्लिश है बट लोगों को उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। तो हम लोग वेस्ट अफ्रीका गए, सेंट्रल और नॉर्थ में अफ्रीका गए और सदर्न अफ्रीका में गए। तकरीबन 17-18 कंट्रीज के अंदर हमने नीम का प्रचलन किया, प्रमोट किया और वी एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट नीम। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट strategy we developed for Africa has been accepted by COMESA and the SADC sub-region very well. Next. We involved public and private partnership to develop and promote neem. Next. हम लोगों ने अफ्रीका से अपने एक्सपर्ट्स को इस सेंटर में लाए थे, उनको ट्रेनिंग दिलवाई। This is one of the example. एक फोटो जो है, स्वामी जी was inaugurating the training skill development workshop for our experts from African countries, and we took them to the Neem village to show them these sites. Next. ये घाना के अंदर है। घाना के अंदर एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि घाना के अंदर हमने एक कोर्स शुरू कर दिया है नीम के ऊपर। 10 महीने का एक सेमेस्टर होता है जिसके अंदर उनको नीम की इकोनॉमिक्स और एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। दिस इज द 7th ईयर ऑफ द प्रोग्राम वेयर नीम इज बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स एंड दे गो बैक होम और वो अपने फेलो कोलीग्स को ट्रेन करते हैं, इंक्लूडिंग लेडीज। नेक्स्ट। ये हम लोग उनके ट्रिप पे गए थे एक बारी, तो वहाँ पे हम फार्मर्स के साथ मिले और उनके फील्ड्स वगैरह देखी। नेक्स्ट। ये सियरा लियोन है। सियरा लियोन का एक एग्जांपल, दिस इज द प्योरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे हम लोग गए उसी तरह ही अचंभित हो गए जैसे यहाँ पे हुए थे कि नीम का एक पेड़ नहीं। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट विद इन 3 years we could establish 50,000 neem trees there. And farmers are very much willing to take on with the neem. Next. ये नाइजीरिया के अंदर है। नाइजीरिया में तकरीबन 130 मिलियन नीम ट्रीज हैं, मच हायर देन व्हाट वी हैव गॉट। बट उनके पास कोई ज्ञान नहीं है कि नीम का क्या है। दे हैव बीन यूजिंग सिर्फ डेजर्ट को रोकने के लिए, चेक करने के लिए वो नीम का ट्री ग्रो करते हैं। बट अभी उन्होंने नीम प्लांटेशन को यूज करना शुरू कर दिया है टू मेक पेस्टिसाइड्स। ये गवर्नर की प्रेजेंस में टेक्नोलॉजी डिसेमिनेट करी गई थी फार्मर्स को और लेडीज को। यू सी ए लार्ज नंबर ऑफ लेडीज। हालांकि नाइजीरिया में लेडीज को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, बट ऑन आवर इंस्टेंस लॉट ऑफ लेडीज केम एंड पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम एंड दे हैव स्टार्टेड देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट। ये टोगो में और एक कंट्री है। नेक्स्ट। देन जो मशीनरी चाहिए पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए एट ए सेमी कमर्शियल लेवल वी सप्लाइड एंड पुट अप इन घाना। नेक्स्ट। we had conducted a regional training program in Swaziland. Next. ये स्वाजीलैंड, ये उगांडा के अंदर है, जहाँ हमने प्रमोट किया नीम को और वहाँ पे भी हमने पायलट फैसिलिटीज लगाई है नीम की पैदावार के लिए, नीम पेस्टिसाइड्स के लिए। नेक्स्ट। ये हमने, जब मैंने बोला था कि रीजनल स्ट्रेटेजी बनाई थी पेस्टिसाइड्स फॉर कोमेसा एंड सब रीजन, उसकी वैलिडेशन प्रोग्राम किया था जो उसको ये 12 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट। ये एक वर्कशॉप करी थी हमने घाना के अंदर प्रोजेक्ट की। ये इंडियन एम्बेसडर हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मशीनरी लगाई थी। ही इनॉग्रेटेड द पायलट फैसिलिटी। नेक्स्ट। उगांडा के अंदर, और ये हम ट्रेनिंग देते हैं तो वी एनकरेज लेडीज टू कम एंड demonstration, give the demonstration to their fellow colleagues. We give them a training, then we ask them to repeat. It's a two-way kind of a thing, you know. It's not one way that we just simply do and come back. We ask them to give a repeat lesson. Next. ये रवांडा के अंदर। नेक्स्ट। ये स्वाजीलैंड में। नेक्स्ट।
तंजानिया में भी हम लोग गए और हमारे कोलीग फ्रॉम चाइना आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड लॉट ऑफ लेडीज शोड देयर इंटरेस्ट टू टेक ऑन विद द नीम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, इसके अलावा जब हम एग्रीकल्चर के अलावा हमने सोचा इसको व्हाई नॉट वी यूज नीम इन द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम आल्सो, बिकॉज हम लोग एक और प्रोजेक्ट बना इस समय इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि डीडीटी को बैन किया जाए, क्योंकि इस समय वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के अंदर डीडीटी यूज होती है, वो एग्रीकल्चर में नहीं सिर्फ पब्लिक हेल्थ में हो रही। बट WHO ने उसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अभी अलाउ करा हुआ है जब तक हमारे पास ऑल्टरनेटिव ना बने जाए। तो हमने 3 ऑल्टरनेटिव्स बनाए हैं डीडीटी के लिए, जिसमें से नीम एक है, और उसको हमने पब्लिक हेल्थ के लिए इंडिया के अंदर यूज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, हम लोगों ने नीम कॉइल बनाई है, नीम सस्पेंशन कंसंट्रेट बनाया है, क्योंकि जो लार्वा है मॉस्किटोज के वो पानी के अंदर ब्रीड करते हैं और वो सरफेस पे आते हैं और वो सांस लेते हैं या खाना खाते हैं। तो अगर हम नीम की लेयर इसके ऊपर लगा दें तो वो नीम को खा लेंगे और वो मर जाएंगे। सो दिस इज अनदर प्रोडक्ट वी हैव डेवलप्ड। जैसे कछुआ चाप अगरबत्ती है, वो पायरेथ्रॉइड है बेसिकली, या केमिकल है जिसके जो अगर हम घर में जलाएं तो काफ़ी नुकसानदायक है क्योंकि हवा में फैले, पर ये नीम की होने की वजह से इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। We can use neem-based repellent cream like Odomos. Odomos is a chemical pesticide, but is a neem-based pesticide. इसको अगर आप लगाएंगे तो कोई आपको स्किन डिजीज नहीं होगी, rather it will give a good result as a repellent. और दूसरी बात है कि शहरों में लोग यूज करते हैं वाटर कूलर और उसका पानी नहीं बदलते, तो उसके अंदर मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। तो एक नीम की फॉर्मुलेशन बनाई है जो पानी के अंदर तैरती रहती है। तकरीबन ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग टेबलेट, और ये 15 दिन तक फ्लोट करती है और अपना नीम पानी में छोड़ती रहती है, और जो भी लार्वा पैदा होते हैं वो मर जाते हैं। These are the good example which any entrepreneur, ladies entrepreneur can adopt and make at their level, you know. It's not a very rocket science, it's a simple science. आप नीम की सीड से इकट्ठे करिए, नीम को पीसिए और ये चीज़ें बहुत आसानी से बन सकती हैं। इसके अलावा लेडीज़ पार्टिसिपेशन में एक और हमने किया कि एक दूसरा प्रोडक्ट है मच्छरदानी। ये सिंपल मच्छरदानी नहीं है, इट्स कॉल्ड लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड को बहुत ही कम मात्रा के अंदर नेट के अंदर इम्प्रेगनेट कर दिया जाता है जब उसके दाने बनाए जाते हैं। और उसकी जब नेट से सिलाई करते हैं तो हमने तकरीबन जो सिलाई का काम है, पैकिंग का काम है, ये सारा लेडीज़ के लिए कर रखा है। डाउन द लाइन जो काम होता है तकरीबन 80% लेडीज़ इसमें है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है जिसको आउटसोर्स किया है वो सारे लेडीज़ के साथ। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच देयर। सो आई urge all CSOs and especially ladies that you come forward and take on these lessons and try to imbibe on these. Thank you very much. फूल आने के टाइम के पहले वो पत्थर सब वो जल जाता है अपने आप, और वो अच्छा नहीं, फल नहीं अच्छा होता। कितना बड़ा है वो? हाँ बड़ा है वो तो 20 फुट हाइट। देखना पड़ेगा। और एक गाछ नहीं, हर गाछ में ऐसा ही होता है। हम नहीं जानते कि और पाथर प्रतिमा से और सब भी आए हैं, उनके ऊपर होता है। उसको देख के बता सकता हूँ, या अदरवाइज मैं VIP से बोलूँगा किसी को जाके देखने के लिए। वैसे मुझे बिना देखे तो बड़ा मुश्किल है। हो सकता है उसको अंदर कोई फंगस लगा हो जो जिसकी वजह से वो नीम झड़ रहा है, तो उसको देखने के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। फोटो या आप फोटो शेयर कर दीजिए एक बारी, या कभी ये आलोक या इधर से कोई गया तो देख के आएंगे तो बताएंगे तो मैं बता सकता हूँ। और ये सर और एक तरीका हम लोग का छोटा उम्र में
और माँ दादी ने वो नीम का जो फल है उसके साथ हल्दी को पीस के हम लोग को जब जो सेका नहीं होता था ना उसमें अच्छा से स्किन डिजीज होता था तो होल बॉडी में उसको रगड़ के मैल उसका उठाते थे और इसको नहाने के पहले उसको रखते थे इतना टाइम और हम लोग का बहुत फायदा होता था उसका ये तो इसीलिए मैंने बताया जो भी अगर जैसे स्किन बीमारी है या जैसे चिकन पॉक्स है जो वायरस से फैलती है तो यही मैंने बताया कि नीम का जो एक असर है असर दिखता है वो वायरस को मारने के लिए कभी भी जब देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग बच्चों को चिकन पॉक्स वगैरह निकलती है तो नीम के पत्ते से पानी में डाल के नहलाया जाता है। उसका रीज़न यही है कि उसमें से जो वायरिसाइडल प्रॉपर्टी है वो पानी में आ जाए और आपके ऊपर जब उसका स्नान किया जाए तो वो वायरस को मारे। वो चिकन पॉक्स के टाइम में जो इचिंग होता है तो इसके लिए वो नाखून से इचिंग नहीं करते हैं हम लोग ये नीम का जो पत्थर है उसको बिस्तर में और एक गोछा रख देते हैं माँ दादी ने और उसको लेके तुम ऐसा Is it long before this treatment is going, you are adopted in our country? In the time of pox, you know, it's caused by a virus. So, what avoid the itching, they use it. It is সব জায়গায় করে। So, my question is that some slide I have seen that you have write down the biopesticide. But neem is not a biopesticide, it's a botanical pesticide. Broadly we call it as a biopesticide. Bio means it's alive. No, bio means anything which is biological in origin. But you are very right. People should call it as a botanical origin pesticides. But broadly for a public or in the audience, we call it as a biopesticide. Another question in the last slide we have shown that the one coil, Yes. there were some in the top of the water. It is in a research, still it is in research or in commercial way? It is being commercialized now. It is technology is perfect. We have another project called Alternative to DDT. These 4 products are going to come up next year commercially. Commercial, but still it is a... No. It has already been tested, upscaled to the pilot level. और वो commercial level पे already we have started putting up the facility. Okay, that's good. If it is okay, that's... No, it's not a research. The research is over long ago. Okay, and pilot project also finish it. Now, next year it will go to the commercial production. It has already gone, but it will be coming, the first lot would be coming next year. Yeah, okay, good. Thank you. কি অনেক কিছু হয়তো জানতো কিন্তু অনেকটাই জেনেছি ওনার এটাতে আর আমরা তো নিজেরা এখানে দেখেছি যখন নিমের কাজ হতো তখন আমাদের একটা গাড়িকে আমরা বলতাম মানে গ্রামে সবাই জানতো নিমের গাড়ি এসছে আর উনি যখন ছবিটা দেখালেন ট্রাক লোড আসতো আমাদের এখানে আর নিমটাকে কালেক্ট করার জন্য স্পেশালি আমরা মশারি কিনেছিলাম যে নিমের ফলগুলো যেন নিচে পড়লে মাটিতে না পড়ে তো সবাই ইভেন উনিও আমাদের সঙ্গে মশারি করে গ্রামে গ্রামে নিমের ফলগুলো কালেক্ট করেছেন তো ইট ওয়াজ আ নাইস ফ্ল্যাশব্যাক উই হ্যাড আর আমরা আজকে গোটা দিনের একটা এক্সারসাইজ হলো তো হ্যাঁ একটু বলবো হ্যাঁ বল বলছি যে আমরা তো একেবারে গ্রামে কাজ করি মাটির মানুষদের সাথে নিয়ে মাইকে আমরা একেবারে গ্রামে কাজ করি যারা মাটির মানুষ তাদের সাথেই কাজ করি এই বায়ো ফার্মিং এ এইভাবে প্রমোট করা হয় বিভিন্ন ধরনের সার বিভিন্ন ধরনের ফার্টিলাইজার তো সেইটা যতক্ষণ না বন্ধ হয় এই জায়গা থেকে এটাকে প্রমোট করা খুব টাফ তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় কমিউনিটি লেভেলে এই ডেভেলপমেন্টটা খুব কঠিন আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছিল আমরা যখন এটাকে বন্ধ করতে চাই ইভেন তাদের যে ডিলাররা বাড়ি বাড়ি চলে গেছে বলেছে পয়সা লাগবে না তুমি কাঠ এগুলো লাগাও পরে আমাদের পয়সা দিও তো এরকম একটা সিচুয়েশনে চলে গেছে আমি একটু বলি তো আমরা গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস নিয়ে
সেখানে চাষিরা ওই কিউকার বিটস ক্রপ খুব করে। কিউকার বিটস মানে উচ্ছে, শশা, ঝিঙ্গে। তো ওদের প্রোডাক্টগুলো মানে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর ওদের প্রোডাক্টগুলো বাজারে যখন যায়, মানে কেজি প্রতি 2 থেকে 3 টাকা বেশি দামে সকলের আগে বিক্রি হয়ে যায়। তো ফার্মার্স এটা করতে কিন্তু সময় লেগেছে। এটা অনেকদিন, মানে যারা হোলসেলার তারা মনে করি আমার কাছ থেকে একজন হোলসেল মানে যে মিডলম্যান সে কিনে নিয়ে গেল, গিয়ে তারপরে যে ও রেখে দিল বা 2 দিন বাদে বিক্রি করার পরে দেখলো যে ও সবুজটা বেশি দিন থাকছে বা কনজিউমারের ফিডব্যাকটা ভালো, তখন কিন্তু সে তখন আমার কাছে আবার আসবে। তো এইভাবে ফার্মার্সদের অ্যাওয়ার্ড করতে হবে, তা না হলে গভর্নমেন্টের যে সাবসিডাইজড যে প্রোডাক্টগুলো দেওয়া হয় বা বিনা পয়সার প্রোডাক্ট দেওয়া হয় সেখান থেকে আমরা কম্পিট করতে পারবো না। আমাদের প্রোডাক্ট নিয়ে ডেমনস্ট্রেশন করতে হবে, আর প্রোডাক্টটা মার্কেট ভ্যালুটা যাতে বেশি হয় সেই ব্যাপারটা লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি যে এলাকার কথা বলছি, ফালাকাটা 5 মাইল, 9 মাইল, 7 মাইল এই এলাকার কথা বলছি, ইভেন মাদারিহাট অঞ্চল, যেখানে এগ্রিকালচার বেসড, তারা এই ধরনেরই সবজি উৎপাদন করে। সেখানে ধান, এখন পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা, প্রত্যেকটি এসএইচজিতে কমপক্ষে 3 লক্ষ টাকা আনইউটিলাইজ ফান্ড পড়ে আছে। ব্যবসা হয়নি কেন? আপনারা যারা এসএইচজি নিয়ে কাজ করেন তারা বলতে পারবেন কেন ব্যবসা হয়নি 10 বছরে? তুমি এটা উত্তর দিতে পারবে? আমি উত্তর দিচ্ছি। প্রবলেম তৈরি করে লাভ নেই। এটা বিতর্কিত বিষয়, হ্যাঁ, এটা নিয়ে একটা বড় আচ্ছা, আমি শেষ করে দিই, তোর কথা বলি, শেষ করে দিই। আচ্ছা, তার কারণ হিসাবে বলছি, আমরা যখন কোনো গ্রুপকে নার্চার করি শুধুমাত্র আমাদের প্রফিটেবিলিটির জন্যই নার্চার করি। লোকটা কিভাবে চুলোয় যাক, গোল্লায় যাক, মরে যাক, আমার জানা দরকার। আমি কতগুলো লোককে দেখাবো, এটা হচ্ছে 1 নম্বর। আমি খারাপ বলছি না, 1 নম্বর। দ্বিতীয় আরেকটা যুক্তি আছে, আমি কি সত্যি সত্যি চাই ও কিছু একটা করুক? আমি কি সত্যি চাই? তাহলে গ্রুপগুলোকে কিভাবে নার্চার করা হয়েছে? তৃতীয়, আমরা কি চাই যে মহিলাদের সশক্তিকরণ হোক? খুব খারাপ কথা। যদি আমি বিশেষ করে সাউথ বেঙ্গলের কথা বলছি, যদি কোনো এসএইচজি মহিলা এখনো লোন নিয়ে থাকে, আহমদুল্লাহ সাহেব, যদি কোনো এসএইচজির মহিলা এখনো লোন নিয়ে থাকে, সে তার লোনটা নিয়ে এসে স্বামীর হাতে ফেলে দিয়েছে, বাবু নাও, তার কারণে মেরে ফেলবে। সেই বাধ্য করেছিল লোনটা নিতে, সে হয়তো চাইনি। এটা সাউথ বেঙ্গলের একটা পার্ট। দ্বিতীয়, যে মহিলা লোন নিচ্ছে কিছু করার জন্য, তার কি আছে, সে নতুন করে কি ভাববে? 1 নম্বর, তার কাছে ল্যান্ড নেই, ল্যান্ড শ্বশুরের অথবা স্বামীর। সে চাষ করলে অন্য লোক যদি ধান কেটে নিয়ে যায়, তার বলার কিছু আছে? সশক্তিকরণ বলতে কি বুঝবো, এটা আমার কাছে খুব বড় একটা জিজ্ঞাসা ছিল, আমি নিজেও জানি। ওটা আমি সুমন বাবুকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। সশক্তিকরণ, এম্পাওয়ারমেন্ট। আমার যেটা বক্তব্য, আমি যেটা যেভাবে ভাবি, আমার এতদিন ধরে কাজ করে আমার যেটা মনে হয়েছে, যে এই যে আইডিয়াল ফান্ড, এই যে ফান্ডের কথা উনি বলছিলেন, বিভিন্ন রকমের লোন আছে, বিভিন্ন রকমের কিছু আছে, আদৌ সত্যি ঠিকই বলেছেন। মানে ব্যাংকে যেটা যায় সেটা হচ্ছে 2 কপি, জেরক্স করে দিয়ে শুধু নামটা পাল্টে দেওয়া, দরকার হলে সাদা কালি মেরে দেওয়া। আমরা যারা সিএসও তে কাজ করি, তারাও একটা কনসালটেন্ট ঠিক করি যে আমাদের একজন লিখে দেবে প্রজেক্টটা আমার, লিখে দিচ্ছেন কনসালটেন্ট, টাকা নিচ্ছেন, তিনি তথ্য বের করছেন, আমার কাছে তথ্য নেই এলাকার, তিনি সব করে দিয়েছেন, তিনি সাবমিটও করে দিয়েছেন, এই আপনার সাবমিট হলো, এই নিন, পয়সা দিন চলে। আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। তাহলে আমরা যদি এই রকম হয়ে থাকি, আমার আন্ডারে যারা বেনিফিশিয়ারি তারা কিরকম? আমার কাছে ডকুমেন্টেশন কই? আমার কাছে কোনো ডকুমেন্টেশন নেই। আমার কাগজ একটা আছে, ঝোলা আছে একটা, আমি সিএসও এই। তাহলে এই যে এনজিও গুলোর এই যে বেনিফিশিয়ারি গুলো আপনাদের উপর মুখ চেয়ে বসে আছে, তাদের জন্য আমরা কি করি?
আমরা এত রকমের বিজনেস প্ল্যানের কথা শুনলাম, তারও অনেকগুলো কারণ আছে। আমি 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 সব দোষ এটা নয়, এটা কিন্তু আলোচনা হয়। আবারও বলছি, একটা গ্রুপে একটা ফ্যামিলির একজন মহিলা স্বামী 40,000 টাকা আয় করে, তিনিও মেম্বার, আর যে প্রত্যেকদিন 300 টাকা করে আয় তিনিও মেম্বার একই গ্রুপের। এত বড় একখানা জাস্ট হেড অ্যান্ড টেল ডিফারেন্স রয়েছে। একজন খুবই শিক্ষিত, তিনি বোঝেন, আর একজন অশিক্ষিত, কিছু বুঝি না, খুব একটা জানি না, আমি কাজটা হাতের জানি। কন্ট্রোল কে করে? কে করবে? যিনি শিক্ষিত লোক তিনি কন্ট্রোল করে আলটিমেটলি। সমাজ তাই, সমাজ ব্যবস্থা তাই। তাহলে এই যে লোকটা হয়, মানে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ট্রেজারার হয়, তারা কি সেই লেভেলে পৌঁছতে পেরেছে? আমরা কিন্তু অনেক এসএসজির সঙ্গে কাজ করি, আমরা কি তাদেরকে সেই লেভেলে, যারা প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ট্রেজারার হওয়ার যোগ্য, সেই লেভেলের কটা ট্রেনিং দিয়েছি যে তোমাকে এরকম হতে হবে, এরকম হতে হবে, এটা ম্যানিপুলেট করতে হবে, ওটা এইরকম করতে হবে, এটা রিসোর্স পুলিং করতে হবে? কটা ট্রেনিং দিয়েছি? আমরা কি দিয়েছি? একটা নিটিং ট্রেনিং দিয়েছি, একটা টেলরিং ট্রেনিং দিয়েছি। আমরা শুধু দিয়েই গেছি। কি না করেছি একটাও এন্টারপ্রেনার তৈরি হয়েছে? তাহলে আমরা এন্টারপ্রেনার তৈরি করার জন্য কি করব? আপনাদেরকে আমরা কিন্তু আবারও বলেছি, মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি, অনেকক্ষণ কথা বলেছি যে আপনাদের এন্টারপ্রেনারদেরও নিয়ে আসবেন দরকার, যেরকম ভালো এন্টারপ্রেনার, গুড এন্টারপ্রেনার, যারা কিছু করেছে। আমরা চাই তাকে এখানে সে একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হোক। হ্যাঁ, হয়নি যে তারা দুই একজন হয়েছে, কিন্তু তাকে স্টেট লেভেল এবং ন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাটা কি? এই যে লোনের কথা বলা হচ্ছে, আমরা ব্যক্তিগতভাবে ওই উনি একটা কথা বলছেন, যখন আমি 38-এ পৌঁছলাম তখন ওর বললো, বাবা তোর আর চাকরি বাকরি হবে না, এবার তুই বিজনেস। ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনার যখন তৈরি হয়, তখন সব ঘাটের জল খেয়ে এসে কিচ্ছু না পেয়ে এই করে। আর আমরা যারা আরো খারাপ, কিচ্ছু না পেয়ে নাকি আমরা সিএসও করতে এসেছি। সমাজের সকলকে জিজ্ঞেস করুন, আমাদের যে জ্ঞান বুদ্ধি আছে একটু আধটু, তা কিন্তু কেউ মানে না। একটা টিচারকে, একটা বড় হেডমাস্টারকে জিজ্ঞেস করবেন, ও কিছু পারে না, বলে এগিয়েও করে। তাহলে আমাদের মধ্যে কি আছে? আমি 25 বছর ধরে এই কাজ করে আমার এটা মনে হয়েছে যে আমি কিচ্ছু পাই, বিকজ আমার শিক্ষিত বন্ধুরাই বলেছে আমাকে এই কথা, ও তোর কিছু হলো না, এই এমনি থাক। তো যাই হোক, তাহলে আমাকে সমাজে উপস্থিত যারা আমি যা করতে চাইছি, করতে গেলে আমাকে প্রথম মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, উঁচু হতে হবে। এই উঁচু হওয়ার জন্য আমাদের একটা গোল, ওই এসডিজির মতো একটা গোল ঠিক করতে হবে, একটা প্ল্যানিং করতে হবে। আপনারা সেই প্ল্যানিং করার জন্য প্রস্তুত তো? আগামী 1 বছরের মধ্যে প্ল্যানিং? দেবাশিস বাবু, ওটা কাল সন্ধ্যাবেলা জিজ্ঞেস না, কাল সন্ধ্যাবেলা তো সবাই চলে যাবে। কাল সন্ধ্যাবেলা যাবে না, পরশু যাবে না। আমি জাস্ট বলছি, আমরা এইরকম ভাবে যদি ভাবি, আমাদের একটা টার্গেট যদি থাকে, তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি অ্যাচিভ করবো। আর টার্গেট না থাকলে আমরা আস্তে আস্তে। মানে আজকে উনি সবাইকে একটু ভাবতে বলছেন। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি আর কি, আমাদের একটা টার্গেট থাকে। আর আমরা যেহেতু অন্য লোকের ঠিকাদারি নিয়েছি কিছুটা, মানে ওই বেনিফিশিয়ারি বলি আর কি, ঠিকাদারি, ওই ঠিকাদারি নিয়েছি কিছুটা, তাহলে তাদেরকেও ভাবতে হবে যে তাদেরকে ঠিক কিভাবে আমরা মোটিভেট করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবো। একই মানে কুমিচ্ছানা বারবার দেখাবো না, এটা আমার এ হয়ে গেছে, ইট ইজ সাকসেসফুল, ইট ইজ সাকসেস স্টোরি, আমার আলাদা ঘর, এটা বলতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা যে এখানে বসে আছেন, আপনারা কিন্তু স্ট্রাগলিং করছেন যে হ্যাঁ কিভাবে আমরা একটা লাইভলিহুড অপরচুনিটি প্রোভাইড করতে পারি। আর এই দুদিনের মাধ্যমে আমি ডেফিনেটলি ইন্টারঅ্যাক্ট করব আপনাদের সঙ্গে, চেষ্টা করব যে আপনারা কি করছেন, যাতে আমাদের সার্ভাইভারদের আমরা একটু যদি লিঙ্ক করতে পারি, কিছু ওদের যেন ভালো হতে হয়। ধন্যবাদ। একটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা আপনারা যদি একটু মানে ব্যাক, মানে আমরা ইতিহাস যদি একটু ঘাটতে যাই, আমরা 1999 সাল বা 2000 সালের দিকে যখন এসজেএসওয়াই এসএসজি গ্রুপ যখন তৈরি হয়, হ্যাঁ, এসজেএসওয়াই যখন গ্রুপ তৈরি হয়, তখন
SGSY স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা। যখন ঠিক আছে, উনি ঠিকই বলছেন। হ্যাঁ বলে ফেলুন। গ্রুপটা যখন তৈরি করি তখন কিন্তু যে মোটরটা মানে উদ্দেশ্যটা ছিল কি যে মহিলাদের একটা করা, এক জায়গায় এনে গ্রুপ তৈরি করা, তাহলে ব্যাংকের সঙ্গে লিঙ্কেজ করা, এটা একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল। ব্যাংকের সঙ্গে লিঙ্কেজ হয়েছে, ব্যাংকের সঙ্গে লিঙ্কেজ করার পরে পলিসির মধ্যে ছিল যে না এদের তাহলে লোন লিঙ্কেজ করতে হবে। লোন লিঙ্কেজটা কত মাস পরে হতে পারে, 6 মাস, 10 মাস, 1 বছরের মধ্যে হতে পারে, সেটাও হয়েছে। তারপরে উদ্দেশ্যটা কি ছিল, তারপরে ছিল লোন হওয়ার পরে লোন যাতে রিকভারি করে। তো এরকম করতে করতে একটা জায়গা যখন আজকে এই 15 থেকে 20 বছরে এখন দাঁড়িয়ে আছে, তাতে কিন্তু এখন মহিলাদের বলতে হয় না যে গ্রুপ করো, নিজেরাই গ্রুপ করছে, তাহলে এটা কিন্তু বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। এবার যেটা বিষয়টা যেখানে প্রশ্নটা, এই এসএনজি গ্রুপ বা এফপিসি বা এফপিও যারা আছে, আমরা যারা এখানে আছি সিওস বা এনজিও যাই হোক না কেন, আমাদের কিন্তু এটা নিজস্ব সম্পদ না। এটা আমরা তৈরি করার জন্য আমরা ওদেরকে সুযোগ করে দিয়েছি, মোটিভেট করেছি, তারা তৈরি হয়েছে। গভর্নমেন্টের পলিসি অনুসারে যখন গ্রুপগুলো তৈরি করেছিলাম তখন হয়তো এনজিওর দায়িত্ব পেয়েছে, কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা সময় কি নিয়ম চেঞ্জ হয়েছে, আরপিরা এসছে, সিএসসিরা এসছে, হ্যাঁ এখন হচ্ছে কি এনআরএলএম প্রজেক্টের ফল্টে সবাই এসছে। তো আমরা কি করেছি, আমাদের উদ্দেশ্য হয়তো ভালো ছিল যে আমরা এই গ্রুপটাকে তৈরি করে এদের লোন লিঙ্কেজ করে লোন রিকভারি করার জন্য কিছু ছোট ছোট এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট করে বিজনেসের মধ্যে এসে তারা ইনকাম জেনারেট করে, এটা উদ্দেশ্য হয়তো ছিল বা এখনো আছে। কিন্তু গভর্নমেন্টের পলিসি যেখানে অন্য ধরনের কথা বলছে, সেখানে তো আমাদের তো করার কিছু নেই, গভর্নমেন্টের মতো করে করছে। এখন আজকের দিনেও কোন এসএসজি গ্রুপ 5 লাখ টাকা লোন নিতে পারছে না, কোন রকম প্রজেক্ট বেস লোন নেই। তো এখানে গভর্নমেন্ট যেভাবে চালাতে চাইবে, তো সেখানে আমাদেরকে অবশ্যই গভর্নমেন্টের সহযোগী এনজিও হিসেবে আমাদের সাপোর্ট করা দরকার। তো এটাতে বড় একটা বিতর্কিত বিষয় আছে, কেন এরা লোন নিচ্ছে না বেশি, কেন লোন নিচ্ছে না বেশি, কথা বলে না আরো বলেছি, মানে বলাটা শেষই হয়নি। ব্যবসা করতে পারছে না। হ্যাঁ, কেন পারছে না ব্যবসা করতে? ব্যবসা করার জন্য, ব্যবসা তো সহজ জিনিস নয়। হ্যাঁ, ব্যবসাটা অত সহজ জিনিস না যে ব্যবসা করো লোন না ব্যবসা করো। ব্যবসা করাটা সহজ নয়। আপনার একটা সার্ভে করবেন, যারা 10 জনকে লোন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার তুমি ডেয়ারি ফার্ম করো, কেউ কোনো প্রোডাকশন তৈরি করে মার্কেটে যাও, তো এরকম দেখবেন যে ব্যবসা বিজনেসের সাকসেস রেটটা খুব কম। 10 জনের মধ্যে দেখবেন যে 1 জন দাঁড়িয়েছে, 2 জন দাঁড়িয়েছে, 8 জন লস খেয়েছে। ফার্স্ট টাইমে বিজনেসে বেশিরভাগই লজের মধ্যে চলে আসে, কারণ ব্যবসাটা আমাদের গ্রাসরুট লেভেলে, গ্রাম লেভেলে কি হয়, মানে শিখে হয়, দেখে হয়, মানে কোনো কিছু টেকনিক্যাল ফর্মুলা ইউজ করে ব্যবসাতে কেউ নামে না, সবাই দেখে বা শিখে এটা করতে যায়, যার জন্য এই মিস্টেকটা হয়ে যায় বা লস হয়ে যায়, যার জন্য ব্যবসাটা আমরা ডেভেলপ করতে পারি না। তো কি করার দরকার হচ্ছে কি, মানে বিজনেসের উপরে যে টেকনিক্যাল জিনিসগুলো আছে সেগুলো উপরে যদি ট্রেনিং বেশি করে করা হয় বা তাদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজ যদি দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো ব্যবসাগুলো মানে সাকসেস বেশি আসবে। এটা আমার মনে হয়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, কিন্তু আমরা হড়বড়ি করবো না, তাড়াহুড়ো করবো না, আমরা একটা সলিড কনক্লুশনে পৌঁছতে চাই যে সবাই মিলে কিভাবে এগোনো যেতে পারে। যদি কেউ যারা তারা থাকে, পরে তার সঙ্গে আমরা মেলে যোগাযোগ করলাম, বাকি যারা ছিল তারা এরকম একটা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর আজকের এখন পর্যন্ত যতদূর যা হয়েছে তাতে কি মনে হচ্ছে, মানে আপনি বলুন খুব ভালো হয়েছে, খারাপ হয়নি? কিছু জানতাম না, সেটাও তো কিছু হয়েছে, প্রাইমারি স্টেজটা তো ঠিক আছে না, এটা একটা আমি যেমন সকালে বলেছিলাম, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা সেন্সিটাইজেশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বলছি বটে, কিন্তু এটা প্র্যাকটিক্যালি সেন্সিটাইজেশন করবে। এর পরে জানা যাবে কার কি দরকার, কেমন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং দরকার, কেমন কি করতে হবে, সেইগুলো ফলো আপ প্রোগ্রামে জানা যাবে। আমরা নিজেরাই যেমন জানতাম না, সুমন বাবু বললেন অনেকগুলো ফান্ডের অপরচুনিটি আছে, আমরা নিজেরাই ওটা জানতাম না, সেই জন্যই আইআইএম কে আসতে বলা যে ওরা এগুলো ইনকিউবেশনের থেকে করে, ইফ ইউ ক্যান অ্যাক্সেস টু দ্যাট, আপনাদের সঙ্গে লিঙ্ক করিয়ে দেওয়া আর কি। স্যার, সবটা তো শোনা কথার উপর হলো, বাইরে যেই তো আবার ভুলে যাবো, ভুলবেন না। আর আমরা নিজেরাও রেকর্ড করে রাখছি, যেমন জয়ন্ত বাবু তো প্রেজেন্টেশন দিলেন না,
যাদের প্রেজেন্টেশন আছে সবার প্রেজেন্টেশন আমরা শেয়ার করব। আরেকটা বার আমরা যারা অংশগ্রহণ করলাম প্রত্যেকের ডকুমেন্ট হিসাবে সবার সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো। আরেকটা কথা বলি, আজকে যারা যারা এসেছে সংস্থা তাদের ফোন নম্বর এবং তাদের আমরা পরে তাহলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আচ্ছা, এবারে আমরা সবাই মিলে ডক্টর রামদেবকে একটা থ্যাঙ্কস দেবো। উনি কাল চলে যাবেন। ওনার বক্তব্য যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা ওনাকে একটা থ্যাঙ্কস দিন। सर मेरा एक कहना था कि जैसे कि दार्जिलिंग कालिम्पोंग में आपका नीम होगा क्या? हाँ, दार्जिलिंग में तो हाई अल्टीट्यूड 1500 मीटर के ऊपर नहीं। कालिम्पोंग एरिया में तो होना yes चाहिए। some areas of the Kalimpong Karsang also मतलब very cold place. Karsang? Karsang is not a feasibility for the plant. Anyhow, बट आप उसका नीम सीड सप्लाई कर सकते हैं बेस से। Yes, we have farmers women also. So let's tomorrow. Yes. you are connected with women? Yes, yes. Wow. Our organization is women's based organization. So let us tomorrow we discuss. Yes.